Once again, hello बच्चों. Hope you all will be fine. So, in today's lecture, we will cover the last topic of the chapter number 1, matter in our surrounding. Till now, we have discussed means all the states of matter, its property, what are the factors by which a state get converted into another state. Now today we will cover the evaporation. Okay. So listen carefully. If we have a vessel and it is filled with the water. हमने क्या वेसल लिया और इसमें क्या पानी भर दिया, ठीक है. और वाटर फिल करने के बाद आपको पता है कि वाटर एक बोले तो स्टेट ऑफ मैटर, मतलब अभी तक जनरली 3 स्टेट्स पढ़े हैं हम लोगों ने. तो उन स्टेट्स में से एक स्टेट वाटर भी है, लिक्विड का, ठीक है. और ये भी पढ़ रखा है कि जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनके पार्टिकल्स हमेशा क्या करते हैं, मोशन करते हैं, ठीक. तो वाटर के मॉलिक्यूल भी काइनेटिक एनर्जी रखे होंगे अपने पास और वो लगातार मूव कर रहे होंगे. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो मूवमेंट में हेल्प करती है, मूव कराने में हेल्प करती है, वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी. मींस अगर आप कार चल रही है रोड पे, यानी कि उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो मूव कर पा रहा होगा, समझे. तो इवापोरेशन वैसे आप लोग वाकिफ हो गए, ठीक. अगर ई हटा दे, वेपरेशन ना, वेपरेशन कुछ वेपर्स जैसा लग रहा है, वेपराइजेशन जैसा ना, कि मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा. ऐसे इवापोरेशन भी बिल्कुल वेपराइजेशन ऐसा ही है, इसमें भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है. लेकिन कुछ डिफरेंसेस है वेपराइजेशन और इवापोरेशन में, ठीक. तो पहले हम इवापोरेशन समझ लेते हैं तो डिफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा. होगा क्या? देखो, जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे मोशन कर रहे होंगे, जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो एकदम सतह पे होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी और सारे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी. मीन जो एकदम सरफेस पे होंगे उनकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा. अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मींस हल्का सा एनर्जी मिलते ही ये क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, ठीक है. वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो जल्दी से आसानी से दूर चला जाएगा. और सोचो, अगर मॉलिक्यूल पास में सॉलिड अगर थोड़े दूर है, लिक्विड और बहुत दूर चलेगा तो गैस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? वैसे ही, ठीक है. यहाँ भी क्या, जो लिक्विड सरफेस पे है वो किसमें कन्वर्ट हो रहे होंगे? वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे. तो देखो, यही प्रोसेस है क्या? इवापोरेशन, ठीक. इवापोरेशन में क्या दिख रहा है आपको कि लिक्विड के जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे वो लगातार वेपर में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं. लेकिन यहाँ पे हमने ना हीट किया है, ना इसको गैस पे रखा है, ना इसको स्टोव पे रखा है. ये क्या सिंपल सा एनवायरनमेंट में रखा था, ऑटोमेटिक धीरे धीरे पानी इवापोरेट हो रहा है, ठीक. ऐसे ही आप कभी कोई बॉल लो, उसमें पानी रखो, ठीक है. 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद होगा तो देखोगे वाटर धीरे धीरे क्या हो गया होगा? इवापोरेट हो गया होगा और वाटर खत्म हो जाएगा बिना उबाले, ठीक है. तो बिना बॉइलिंग पॉइंट तक लाए, जब उबालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है. तो बिना बॉइलिंग पॉइंट पे लाए अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जा रहा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? इवापोरेशन. तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो कहलाएगा इवापोरेशन, ठीक. और अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट के बाद, मतलब जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, 100 डिग्री के बाद ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे वेपराइजेशन. तो इवापोरेशन क्या है? रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब बहुत ज्यादा रेंज में, मतलब 10 डिग्री पे भी, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे, ठीक है. इन सब पे होगा. लेकिन क्या होगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज हो रहा होगा. बात क्लियर हो रही है? तो इवापोरेशन कुछ और नहीं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, नोन एज इवापोरेशन. क्लियर हुई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं. इवापोरेशन समझ में आ गया होगा पक्का? हाँ.
अब आगे बात करें, देखो होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हैं, कैसे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो जब भी ये वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो क्या करते हैं, आस पड़ोस से एनर्जी लेते हैं, आस पड़ोस मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, ठीक, एनर्जी और एब्जॉर्ब करेंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आराम से ये इन्वायरमेंट में जा सकते हैं। एक चीज और सोचो, अगर कहीं पे अगर एनर्जी थी, इन्होंने एनर्जी ले ली तो वो जगह कैसी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, पक्का मानते हो? हाँ, तो इवापोरेशन की वजह से क्या होती है, ठंड या फिर बोले ठंडक का एहसास होता है, ठीक। तो वो अभी हम बात करेंगे आगे। तो इवापोरेशन समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करने वाले इवापोरेशन को। देखो 4 फैक्टर है तो डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया मतलब समझ आ रहा है, सरफेस एरिया मतलब कोई भी अगर बर्तन है, ये जैसे छोटा सा बाउल है और एक तुमने क्या ले ली, थाल ले ली है, ठीक है, प्लेट ले ली है, तो देखो इस पे सरफेस एरिया जाता है। देखो मान लेते दोनों सर्कल है, मान लेते हैं दोनों सर्कल है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, इसका निकालोगे पाई आर स्क्वायर, पाई तो दोनों में सेम है, आर इसमें छोटा होगा और रेडियस इसमें बड़ा होगा, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, ज्यादा। तो सरफेस पे, सरफेस में तो जो सतह है उसके एरिया क्या बनेगा, सरफेस एरिया। तो इसका एरिया सरफेस एरिया ज्यादा, इसका सरफेस एरिया कम। सरफेस एरिया वाली बात क्लियर हुई। देखो इवापोरेशन रेट सरफेस एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, इवापोरेशन का रेट सरफेस एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। मींस जैसे जैसे तुम सरफेस एरिया बढ़ाओगे इवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा। एग्जांपल आप सोचो, घर पे कभी ऐसा किया है कि सरफेस एरिया में बढ़ा देते हैं और चीजें आराम से क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती है। कहीं देखा है? यस, कहाँ देखा है? जब भी मान लेते हैं स्कूल का टाइम हो रहा होता है, माँ चाय निकाल के देती है ग्लास में, तो मम्मी से क्या बोलते, मम्मी लेट हो रहा है, तो मम्मी बोलते नहीं कटोरी ले लो ना, कटोरी में पी लो। तो ग्लास क्या होगा, उसका सरफेस एरिया कम, कटोरी में सरफेस एरिया ज्यादा, तो कटोरी में चीजें जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब वही चीज अगर तुम प्लेट में रखो तब और जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है, और बड़े बर्तन में रखो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत ढूंढ करना सर कमरा तो मेरा सबसे बड़ा है सर, कोई भी बर्तन मेरे कमरे बराबर नहीं, कमरे में गिरा दिए, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो सरफेस एरिया से यही समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। इवापोरेशन अभी बताया था, इवापोरेशन जब होगा तो आस पड़ोस वाली चीज कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो आपका चाय या फिर बोले मिल्क है, तो वॉट एवर इट इज, तो आराम से ठंडा हो जाएगा। ऐसे खिचड़ी का है, कभी भी खिचड़ी जब बनती है तो क्या होता है, कभी भी तुम बाउल में लोगे तो बहुत गर्म रहती है, तो उसको क्या प्लेट में लेते, प्लेट में थोड़ा फैला देते हैं ना, जब फैलाते हैं तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ गया फिर से इवापोरेशन ज्यादा होगा, तो जो इवापोरेशन होना था वो आराम से हो जाएगा और आस पड़ोस की एनर्जी वो लेके इन्वायरमेंट में चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और चीजें ठंडी हो जाएगी। ठीक है बात, पक्का? चलो, तो यहां से बोल सकते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट समझ आ रहा है, मतलब इवापोरेशन की दर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, सरफेस एरिया पे, डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। तो ये बात बस इतना लिखना है, मैं इतना ही लिखाऊंगा तुम्हारी कॉपी में, इसको आपको समझना है और अपने मन से रफ कॉपी में लिखना, फेयर में नहीं। फेयर में इतना लिखो, और जो नोट्स बनाए जाते हैं वो बहुत कंसाइज और बहुत शॉर्ट फॉर्म में बनाए जाते हैं ताकि रिवाइज कर सके आप। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो कि जैसे हम इवापोरेशन का रेट अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये सरफेस एरिया हमें बढ़ाना होगा। क्लियर हुई बात? सरफेस एरिया समझ आ गया, पक्का? इसके आगे आते हैं, हाँ, सरफेस एरिया का एक एग्जांपल और देखा होगा, कपड़े जब फैलाते हैं, कपड़े जब इकट्ठा रखोगे तो क्या होगा, सूखता नहीं, जब फैला देते उसको
दूर दूर करके तो आराम से सूख जाता है, वो सरफेस एरिया का खेल। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर। ठीक, अब जो इवापोरेशन रेट है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश होने के बाद अगर खूब तेज से धूप निकल है तो जमीन सूख जाती है, लेकिन अगर कम धूप निकली है तो जमीन थोड़ी देर बाद सूखती है। देखा नहीं देखा? तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा इवापोरेशन होगा और उतनी जल्दी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी जो लैंड है वो आराम से ड्राई हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो यहाँ से भी लिख सकते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ इवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर? ये भी डिपेंडेंसी में समझ में आ गई। रेट ऑफ इवापोरेशन तो आपके जो बुक में है एनसीईआरटी में वो जनरली मतलब क्लोथ को सुखाने वाला एग्जांपल लिया गया, तो आप समझ जाओगे। मैं इतने एग्जांपल बताती हूँ, आप उसको पढ़ के एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा बुक, ठीक है, ताकि चीजें आराम से समझ में आ जाए। रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। चलो अगला आते हैं। अगला है ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? देखो, ह्यूमिडिटी का सिंपल सा मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल कौन से? वेपर के फॉर्म में। वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एनवायरमेंट या फिर बोले सराउंडिंग में जो वाटर वेपर्स मौजूद है उन्हें क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो कितना अमाउंट है उसको कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा टर्म लगाते हैं? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो एयर में कितना, एयर सराउंडिंग क्या है? तो भाई साहब जनरली एयर ही है ना। तो एयर में वाटर वेपर का अमाउंट कितना है? वाटर वेपर ज्यादा है कि कम है? वाटर वेपर समझ आता है मतलब वाटर का अमाउंट, सिंपल जो वेपर बना वही, उसका अमाउंट ज्यादा है कि कम है। देखो, अगर कोई बोल रहा है आज का डे बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी अगर इसको ह्यूमिड बोले तब भी चलेगा ना। तो ह्यूमिड है इसका मतलब क्या समझोगे? मतलब आसमान में वाटर का मॉलिक्यूल ज्यादा है। वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा तो आपको ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो ठंडक में ह्यूमिडिटी रहती है। ठीक है, बरसात के बाद भी ठीक ठाक ह्यूमिडिटी रहती है। लेकिन अभी क्या चल रहा है? बरसात खत्म होती है, धूप निकल जाती है खूब तेज, ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है? कम। क्यों कम हो जाती है? सोचो, जब धूप निकलेगी, सनलाइट पड़ेगा, जो वेपर्स होंगे, जो वेपर्स यहाँ घूम रहे थे उनको एनर्जी और मिल जाएगी। जब एनर्जी और मिल जाएगी तो और दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो चल सारे कहाँ चले जाएंगे? आसमान में चले जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और एक चीज और है क्या कि जब भी उमस होती है तो कहते हैं बारिश आने वाली है। उमस हो रही है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल सारे एनवायरमेंट पे खत्म हो गए, कहाँ चले गए हैं? ऊपर चले गए हैं। ठीक है, एनर्जी लेके कहाँ चले गए? ऊपर बादल में। बादल में कंडेंसेशन होता है, वो गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे बारिश हो जाएगी और आपको मतलब वाटर रेन के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ह्यूमिडिटी की बात समझ आई। अब देखो, इवापोरेशन की बात करें कि इवापोरेशन के रेट को कैसे अफेक्ट करेगा। देखो, इन्वायरमेंट में जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद होगा आस पड़ोस में, उतना ही इवापोरेशन का रेट कम होगा। इवापोरेशन का रेट कम होगा। क्यों कम होगा? देखिए ध्यान से, जो ये वाटर वेपर है इन्वायरमेंट में उसका अमाउंट फिक्स होता है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल, जैसे ये मान लेते हैं ये अपना इतना बड़ा इन्वायरमेंट है, इसमें एक बार में 100 ही मॉलिक्यूल वाटर के रह सकते हैं। तो मान लो मैंने 100 बना दिए, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल रह सकते हैं। क्लियर? लेकिन 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यही चीज है, इन्वायरमेंट में वाटर वेपर का अमाउंट क्या होता है? फिक्स होता है। उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। मान लेते हैं
इसमें से हमने क्या निकाल दिया, 90 कर दिया, 90 कर दिया। तो अभी 10 मॉलिक्यूल और आ सकते नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। 10 मॉलिक्यूल बाहर से इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, ठीक है, मतलब बाहर इवापोरेशन हो सकता है अभी 10 मॉलिक्यूल का। लेकिन अगर 100 के 100 यहाँ आ गए तो क्या अब इवापोरेशन होगा? इवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। इस 100 जितना इन्वायरमेंट में चाहिए था, जितना इन्वायरमेंट को बैलेंस करना था, उसने बैलेंस कर लिया। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज फिक्स इन अ इन्वायरमेंट, हमेशा एक फिक्स अमाउंट में रहता है, कभी वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब ज्यादा नहीं हो जाएगा। 100 ही मॉलिक्यूल अगर रखने उसको तो 100 नहीं रखेगा, 100 से ज्यादा नहीं रखेगा, कम रख सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं रखेगा। अब सोचो अगर यहाँ 100 के पूरे हो गए तो क्या अब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होके जा पाएंगे? नहीं। अगर यहाँ 100 की जगह यहाँ केवल 50 बचा हो तब अब ज्यादा जाएगा, यहाँ 40 बचा हो तो और ज्यादा, क्योंकि जगह खाली होगी ना। 30 बचा हो तो और ज्यादा जाएंगे जगह खाली, 10 बचे हो तो और ज्यादा, और एक भी ना हो तो और ज्यादा। और एक भी अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल खत्म हो गए तो ह्यूमिडिटी भी खत्म, मतलब बिल्कुल कंडीशन कैसी होगी? ड्राई कंडीशन हो गई, ठीक है। ड्राई कंडीशन में इवापोरेशन का रेट बहुत ज्यादा होता है। मतलब देखा होगा गर्मियों में कपड़ा बहुत जल्दी सूखता है इन कंपैरिजन टू विंटर। विंटर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व भी ज्यादा होते हैं, इसलिए आसानी से इवापोरेशन नहीं हो पाता। गर्मियों में आसानी से हो जाता है। बात क्लियर? यहाँ लिख सकते हैं रेट of evaporation is inversely depends upon humidity। अब इन्वर्सली का मतलब जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी मतलब वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व में बढ़ेगा, उतना ही रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा। यहाँ देख लो अगर यहाँ इन्वायरमेंट में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा थे तो इवापोरेशन का रेट कम था, यहाँ जैसे जैसे कम हो रहा है इवापोरेशन का रेट बढ़ रहा है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। बात क्लियर हुई? पक्का? तो ये 3 फैक्टर थे। अब 4th फैक्टर की तरफ आते हैं। अगला फैक्टर है विंड स्पीड, ठीक। अब फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वही वाला एग्जांपल से उसी में क्या करते हैं, विंड को ऐड ऑन करते हैं। अब देखो अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद है, खूब तेज हवा आए तो हवा आएगी तो इनको भी एनर्जी देगी नहीं देगी? देगी। एनर्जी देगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल तुरंत एकाएक यहाँ से उड़ के दूर चले जाएंगे, यहाँ से उड़ के क्या हो जाएंगे? दूर चले जाएंगे। मतलब वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे बहुत, मतलब इन्वायरमेंट से भी बहुत दूर निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब जिस इन्वायरमेंट में तुम देख रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में स्टडी कर रहे हो, इस इन्वायरमेंट से तो कहीं और चले गए ना वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की हो गई कमी, वाटर मॉलिक्यूल की अगर कमी हो गई तो जाहिर सी बात इवापोरेशन, जो भी नीचे पानी था उसका इवापोरेशन हो तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। क्लियर? तो विंड स्पीड क्या करती है? जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको उनमें क्या करती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब उनके बीच का जो फोर्स था उसको कम कर देती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, एक पता नहीं कहाँ चला गया और एक रह गया। तो अगर हर का जोड़ा चला जाएगा, मतलब हर एक वाटर मॉलिक्यूल का जोड़ा चला जाए, सोचो बहुत ज़्यादा जगह खाली हो जाएगी। जगह खाली हो जाएंगी तो आराम से जो नीचे इवापोरेशन जहाँ हो रहा था वहाँ से आराम से मॉलिक्यूल निकल के वापस आ सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल फिर से कपड़े सुखाने में, जिस दिन तेज हवा रहती है कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि हवा क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? बिल्कुल दूर दूर कर देता है। जब भी हवा आती है अपने साथ काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल को देती है और आराम से वेपराइज हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे उड़ेंगे, सोचो जैसे उड़ेंगे कपड़ा आपका क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। मैटर के पास पार्टिकल ही तो होता है, बस पार्टिकल हटाना है। जो तुम्हारे लिक्विड यानी कि बोले वाटर के मॉलिक्यूल से उन्हीं को तो हटाना है, उनको हटा दिया तो कपड़ा आपका सूख गया, ठीक। तो विंड स्पीड क्या होगा? विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन विंड स्पीड, ठीक है। तो अगर खूब तेज हवा है तो आराम से आपका कपड़ा सूख जाएगा। और सोचो विंटर के सीजन की बात,
विंटर में क्या होता है, कपड़ा बाहर नहीं फैलाते हैं ना, ज्यादातर मम्मी क्या करती है, पंखे के नीचे फैलाती है। देखा नहीं देखा, पंखे के नीचे फैलाने से क्या होगा, पंखा हवा दे रहा है और खूब तेज एनर्जी की फॉर्म में दे रहा है ना, हवा लगती ना, ऐसा लग रहा है कोई चीज चल के आ रही है। तो हवा जब चलेगी तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लेते कपड़ा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एनर्जी देगी, वो वाटर मॉलिक्यूल निकल के बाहर एनवायरमेंट में जाएंगे तो कपड़ा आपका सूख जाएगा। लेकिन कपड़ा बहुत धीरे धीरे सूखता है, उसका रीजन क्या है, ह्यूमिडिटी, उस समय ठंडक पड़ रही होती है, चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल वैसे ही होता है, तो इसलिए धीरे सूखता है। लेकिन अगर वही गर्मी में हो तब वाटर मॉलिक्यूल कम है, पंखा चला दो आराम से जल्दी से सूख जाता है। क्लियर होगी बात सारी? तो ये इवापोरेशन के फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उनकी बात की, ठीक है। इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब क्या है पढ़ना है हमें, हाउ डज इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो अब देखने वाले हैं इवापोरेशन कैसे हेल्प करता है कूलिंग में, ठीक है। तो कुछ बातें हैं वो मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ लो पहले। देखो, मान लेते हैं ये कंटेनर है, इसमें मैंने वाटर लिया है, ठीक है। इस वाटर को मैं स्टडी कर रहा हूँ, मतलब इसी के ऊपर सारी कंसंट्रेशन बैठा हुआ हूँ, इसी के बारे में जान रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मुझे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानना है। तो देखो, जहां पे ये वाटर है, समझ आया, उसको तो कंटेनर बोलेंगे जिसमें वो है, और जहां पे हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टम। बाकी उसके अलावा जितनी भी चीज है आस पड़ोस में, ये सब जितनी भी चीज है, ये सब कहलाएंगे सराउंडिंग, ठीक है। जैसे मुझे इस मार्कर के बारे में स्टडी करना है, तो मैं इस मार्कर के बारे में पढ़ाई करने जा रहा था, जानने जा रहा था, तो ये मार्कर खुद इटसेल्फ कहलाएगा सिस्टम। बाकी इसके चारों तरफ इन्वायरमेंट है, ठीक है, दीवार है, पीछे बोर्ड भी दिख रहा होगा, और हवा है, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग। तो जिस पे स्टडी करते हैं वो सिस्टम होगा, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी चीज है उसके आस पड़ोस में कहलाएगी सराउंडिंग। बात क्लियर हुई? पक्का? कोई दिक्कत नहीं। सराउंडिंग का मतलब ये मत समझना केवल एटमॉस्फेयर, हवा, पानी। सराउंडिंग का मतलब जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम, बाकी सारी चीज क्या हो गई? सराउंडिंग। जैसे हम स्वेट के ऊपर बात करेंगे, स्वेट के बारे में जान रहे हैं कि स्वेट कैसे कूलिंग का मतलब आभास कराता हमें। तो स्वेट क्या हो गया? सिस्टम। बाकी हमारी बॉडी और आस पड़ोस के एयर, ये सब क्या हो गए? सराउंडिंग। बात क्लियर हो रही है? तो सिस्टम और सराउंडिंग मुझे समझाना था। ये दो वर्ड हैं जो आपको समझना होगा ना। आप इसको साइड वाले पेज पे बना सकते हैं, अगर आपने, ज़्यादातर लोगों ने रजिस्टर ही बनाया होगा ना, तो इसको आप छोटे से बॉक्स में नोट लिख लेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग क्या है ना। सिस्टम क्या होगा? द थिंग ऑन विच वी स्टडी, वो कहलाएगा सिस्टम। एंड सराउंडिंग क्या होगा? ऑल द थिंग्स अराउंड द सिस्टम नोन एज सराउंडिंग। क्लियर? तो अब इवापोरेशन कैसे कूलिंग को सपोर्ट करता है, देखो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक। वो करते क्या है? इवापोरेशन प्रोसेस से वेपर में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो करते क्या है? ये जितनी भी आस पड़ोस के इन्वायरमेंट में हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एनर्जी क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सोचो क्या हुआ कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली ना सराउंडिंग से। अब सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी एब्जॉर्ब, तो होगा क्या? सराउंडिंग की एनर्जी खुद ले ली, तो वहां पे एनर्जी का हो जाएगा डिक्रीमेंट, और एनर्जी हीट एनर्जी कम हो गई, यानी कि उस सरफेस पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन, यानी कि वहां पे ठंडक महसूस होगी। समझ आ रहा है? ये एग्जांपल डेली बेसिस पे ना वो समझ सकते हैं। आजकल आप लोग क्या यूज कर रहे होंगे? सैनिटाइजर। जैसे ही पाँव पे रखते होंगे क्या होता होगा? बहुत ठंडा लगता है, लगता नहीं लगता है? बाकी गर्ल्स यूज करती हैं थिनर,
पॉलिश रिमूवर, जैसे ये मेरे पास थिनर, तो इसको जब भी आप हाथ पे गिराते हो बहुत तेज ठंडा लगता है। कभी करके देखना, ठंडा लगता नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है, ठीक है। और ठंडा क्यों लगता है? देखो जैसे ही मैंने इसको गिराया, वाटर मॉलिक्यूल है, अब ये वाटर मॉलिक्यूल जितने भी आस पड़ोस का सराउंडिंग है, ठीक है, वहां से ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिए। मतलब मेरा हाथ क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया ना इस वाटर मॉलिक्यूल पे, यानी कि थिनर पे हम क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, ये क्या हो गया, सिस्टम। अब इसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इवापोरेट हो गया। अब आस पड़ोस की एनर्जी इसने खींच ली, एनर्जी खींच ली, यानी कि हीट कम हो गया। हीट कम हो गया, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो आपको ठंडा महसूस होगा नहीं होगा। समझ आई बात? तो ऐसे इवापोरेशन की वजह से भी ठंडक का एहसास होता है। देख लो थोड़ी देर बाद थिनर देखो पता नहीं कहाँ चला गया, उड़ गया ना। देखो आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, अभी तक लिक्विड का फॉर्म में था, उड़ गया। क्या बन गया, वेपर बन गया, एनर्जी एब्सॉर्ब करके, ठीक। और हाथ पे ठंडा महसूस। ऐसे ही आप जब सैनिटाइजर लेते हो हाथ पे तो होता क्या, थोड़ी देर रहता है, जैसे उसको रगड़ते हो, जैसे उसको मतलब पूरा मिक्स किया हैंड में, तो होता क्या है, सरफेस एरिया बढ़ गया। जैसे ही रगड़ा तुमने, सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, तुरंत खटाक से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट, और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी आस पड़ोस की एब्जॉर्ब किया, और हाथ बीट कैसा लगता है, ठंडा महसूस होता है हाथ में। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई बात? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। और एक एग्जांपल है इसके अलावा, एसीटोन तो समझ में आपको आ गया। इसके अलावा क्या होता है, जब भी आपको फीवर होता है तो मम्मा क्या रखती है, पट्टी लगाती ना यहाँ पे, हाँ पट्टी लगाती, पानी में भिगो के फिर पट्टी लगाती। तो देखते हो थोड़ी देर बाद उस पट्टी का पानी पता नहीं कहाँ चला गया, और आपका जो सर होता है वो ठंडा हो जाता है। जैसे ही आप पट्टी रखते हो तो आपके सर की जो हीट एनर्जी है वो किसने एब्जॉर्ब कर ली, इसके वाटर मॉलिक्यूल है। ये वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया, इन्वायरमेंट में चला गया, वेपर के फॉर्म में। पानी तो गायब, साथ में ये जो हीट था किसने ले लिया, उस पट्टी ने ले लिया। बात क्लियर? इसके अलावा एक और एग्जांपल है, वो है क्या कि जब भी गर्मियों का दिन होता है तो क्या करते हैं, छत पे हम क्या करते हैं, इस वाटर को स्प्रिंकल कर देते हैं, मतलब फुहारे मार देते हैं पानी के फुहारे मारने से होता क्या है, जैसे फुहारे को तुमने मारा तो जो भी उस वॉल की, उस कमरे की एनर्जी रही होगी, उसको किसने खींच लिया होगा, वाटर मॉलिक्यूल ने। वाटर मॉलिक्यूल खींचा होगा और तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया होगा, वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा ना। और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ठंडा। ठीक, इसके अलावा ये बहुत आराम से आप वाटर मॉलिक्यूल को भी देख सकते हैं। कोई एग्जांपल याद है आपको, कहीं पानी डालते हैं भाप निकलता है, यस बहुत बढ़िया। जब भी तावा होता है, तावा रोटी वाला, उसमें पानी तुम गिराते हो तो देखा होगा तुरंत पानी सूख जाता, पानी कहाँ जाता रहता है, भाप में, दिखता भी रहता है। और जब तवे को छुओगे कैसा महसूस होगा, ठंडा। वो भी क्या है, इवापोरेशन। बात क्लियर हुई? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं दो टॉपिक और जो लास्ट में क्वेश्चन के फॉर्म में है, उसको समझ लेते हैं। देखो आगे पहला है क्या, व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर। समर में जनरली हम लोग क्या कॉटन क्लोथ ही प्रेफर करते हैं, तो क्यों करते हैं, ये रीजन यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो आप सोचो क्यों करते होंगे, ताकि इवापोरेशन का रेट ज्यादा हो। इवापोरेशन का रेट ज्यादा होगा तो ठंडे का महसूस भी ज्यादा होगा ना, ठंडक का एहसास भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए करते हैं। तो कैसे होता होगा और क्या रीजन है, वो सारी चीजें हम समझते हैं। देखो सबसे पहला है कि समर से बचने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एडाप्टेशन है, वो हमेशा परस्पायर करता रहता है, हमेशा स्वेटिंग करता रहता है। हमेशा देखा होगा जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा पसीने निकलते हैं। पसीना क्यों निकलता होगा, जैसे ग्लैंड्स होती हैं वो वाटर निकाल देते हैं, ठीक है, वाटर निकालिए। अब ये वाटर क्या करेंगे, आस पड़ोस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इन्वायरमेंट में जाएंगे। आस पड़ोस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इन्वायरमेंट में जाएंगे तो कैसा महसूस होगा आपको, ठंडा लगेगा, पक्का। हाँ,
और इसके अलावा कॉटन क्लोथ्स पे बात करें तो स्वेटिंग तो हमारी बॉडी लगातार करती रहती है, ठीक है। अब जब तुम कपड़ा पहनते हो, मान लेते इंटरनल और मतलब हाथ में मान लो फुल कपड़ा पहना तुमने तो हाथ में पसीने आ रहे होंगे, अब उसको इन्वायरमेंट तक लाना है तभी तो वो वेपराइज होगा। मान लेते कपड़ा मैंने पहन रखा है, अंदर पसीना है, अगर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगा क्या इवापोरेट हो पाएगा? इवापोरेट नहीं होगा तो क्या यहाँ पे ठंडक का एहसास होगा? नहीं, गर्मी और लगेगी। देखा भी होगा जब भी गर्मियों में तुम टाइट कपड़ा पहनते हो या फिर कॉटन का नहीं यूज कर रहे हो तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होता है ना, बहुत उबन सी होने लगती है। तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स क्या होता है, ये गुड एब्जॉर्बर होता है स्वेट का या फिर बोलिए वाटर का। कॉटन क्लोथ्स आसानी से, जैसे मान लेते हैं मैं गर्मी पड़ी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी, तो होता क्या है आराम से कॉटन मॉलिक्यूल, कॉटन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आराम से एब्जॉर्ब करेगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ आएगा? सरफेस पे आएगा, मतलब इजिली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट में के कांटेक्ट में आएगा, आराम से वो इवापोरेट हो सकता है, बॉडी का एनर्जी एब्जॉर्ब करके और ठंडक का एहसास होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे रीजन लिखना है, बिकॉज कॉटन क्लोथ्स आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर विच हेल्प इन डायरेक्ट which help to come the sweat in direct contact of the environment. क्लियर? ये सिंपल सा रीजन देना है। तो कॉटन क्लोथ्स आसानी से स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ले आते हैं और आराम से वो एनर्जी आस पड़ोस की सराउंडिंग की एनर्जी लेके वेपराइज हो जाते हैं और बॉडी के अंदर ठंडक का एहसास होता है। बात क्लियर? अब आस्क हाउ वाटर मॉलिक्यूल कम्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। जब भी आपने देखा होगा फ्रिज से वाटर तो आप निकालते हो ग्लास के अंदर, तो होता है इसके चारों तरफ पानी आ जाता है, पानी गिरने लगता है, देखा होगा ना। और मैंने पहले भी बता रखा है इसको, वाटर देखा होगा चारों तरफ आ जाता है, बोतल निकालो तब भी चारों तरफ आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाओ बहुत ठंडी रहे तब भी चारों तरफ पानी दिख रहा होता है। क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है, समझते हो बात? देखो मान लीजिए जैसे ही तुमने ठंडा पानी इसमें रखा, ठीक है, तो वो क्या होगा क्या, और ठंडा पानी नहीं भी रखोगे तब भी एक कंडीशन ये तो रहेगी कि आप चारों तरफ से एयर आ रही होगी, चारों तरफ से एयर आ रही होगी। जैसे तुम अभी बैठ के वीडियो लेक्चर देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तो चारों तरफ तुम्हारे एयर है, चारों तरफ तुम्हारे एयर है, ठंडा लग रहा नहीं लग रहा है, आवाज हो रहा ठंडा का, यानी कि एयर मॉलिक्यूल, एयर में वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे तभी ठंडा लग रहा है, ठीक। तो चारों तरफ से एयर आ रही होगी। अब मान लेते हैं इधर देखो, ये कंडीशन और बना दिया, इसमें हमने और ठंडा पानी रख, इसमें मान लेते ठंडा पानी नहीं था, इसमें ठंडा पानी रख दिया, ठीक है, और आइस भी डाल दिया, एक आइस डाल दिया, तो होगा क्या, अब एयर मॉलिक्यूल जब भी टकराएगा, एयर मॉलिक्यूल जब भी सरफेस से टकराएगा तो होगा क्या, जो एयर के पार्टिकल्स थे, एयर के अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो यहीं पे रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि सरफेस क्या है, कोल्ड, टेम्परेचर कम। अब सोचो टेम्परेचर कम हो जाता है तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, पीछे वाली बात याद रखो, काइनेटिक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जैसे जैसे चीजें ठंडी करोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। और जैसे ही कोल्ड सरफेस से टकराएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, फिर अगला मॉलिक्यूल टकराएगा कम, फिर कम कम होती चली गई। अब सोचो अगर पार्टिकल बहुत पास पास आ जाएंगे तो कैसे बन जाएंगे, क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बोलो, लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लिक्विड यहां से आपको मिल जाएगा। तो जो सरफेस पे आते हैं वाटर मॉलिक्यूल वो कुछ और नहीं, जो वाटर मॉलिक्यूल एयर में प्रेजेंट होते हैं वही आते हैं। सो द वाटर मॉलिक्यूल विच इज सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग अ कोल्ड वाटर comes from the water molecule which is present in the air. After the striking with the cold surface, the kinetic energy of the water molecule decreases. Hence, in the continuous manner, the particles come closer to each other, and there is a formation of liquid is seen on the outer surface of the cold glass. क्लियर, समझ आ गई बात? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ वेपर रहा होगा वाटर वेपर, वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन।
तो अगर कोई एक वर्ड में पूछता है तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर्स इनटू अ लिक्विड ड्यू टू विच वाटर कम्स ऑन द कोल्ड सरफेस। ठीक, तो कंडेंसेशन की वजह से कोल्ड सरफेस पे वाटर आ जाता है। क्लियर हो रही बात? अब आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इसके आगे दो स्टेट्स ऑफ मैटर नीचे ब्लॉक बनाया गया, उसमें दिया है। ठीक है, तीन तो हमने पढ़ रखे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो और बचे, प्लाज्मा और पोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, okay, so that's all for the today's lecture. Clear? And finally we have completed our chapter number 1 also. Now from the next lecture we will start the chapter number 2. Now in the meantime you have to read the whole chapter and you have to do all the question in your rough copy and you have to send on my WhatsApp. Clear? So stay safe and stay healthy. Thank you.